सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर हुआ था 2022 में, इसको आज यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। और आप देखिएगा कि आपका ये पेपर कैसा आया था, आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हर एक प्रश्न को पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद जो है सोल्यूशन पे आप अपने सोल्यूशन को मिलाइएगा यहाँ से, ठीक है। अब इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से जो है सभी लोग प्रैक्टिस कर पाएं और अच्छे से यहाँ पे इस माध्यम से समझ पाएं हर एक प्रश्न को और खुद को आंक पाएं, पेपर कैसा आया था ये सारी चीजें देख पाएं। तो बहुत सारी चीजें आपको देखना है, कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए पूरे ही मुस्तैदी से आप यहाँ पे लग जाइए और सॉल्व करते हैं हम। देखिए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पहले आपको देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें सबसे छोटा पूर्णांक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शंस जो आपको देखने को मिल रहे हैं 1, 0, -1 और इनमें से कोई नहीं। अब अगर 4 डिफाइन कर देता यहाँ पे, अगर यहीं पे लिख देता 5, ठीक, इनमें से कोई नहीं के जगह अगर 5 लिख देता तो हम इन 4 संख्याओं में देखते, ठीक। लेकिन हमारे पास एक अलग से ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो अब पहले देखते हैं 0, -1 और 1। संख्या रेखा आपने पढ़ रखा होगा, संख्या रेखा ये बीचों बीच 0 आ जाता है आपका, और इधर जाते हैं संख्या रेखा के तो 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है। इधर आते तो -1, -2 और संख्याएं घटती जाती हैं, -3, -4 ये, ठीक है। -3 जो है वो बड़ा है -4 से, ठीक है। तो यहाँ पे अब जितना ही बड़ी जो होगी नेगेटिव में संख्या होगी उतनी ही छोटी होती है, -5 और छोटा, -6 और छोटा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब भी हम इधर की तरफ आएंगे तो हमको और छोटी संख्या जो है मिलती जाएगी, ठीक। और ये सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिनका डेसिमल पार्ट जो होता है 0 होता है, जिनका दशमलव केवल संख्या होती है। जैसे 2.5 नहीं है, केवल संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, -4, -5 ये सभी जितनी संख्याएं दिख रही हैं क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। इसी तरीके से आप चलते आएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, इंफिनिटी, और उधर चलते जाएंगे तो भी आपको इंफिनिटी मिलेगा। अब यहां पे देखिए, आप अगर ऐसे देखा जाए तो 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है। लेकिन यहाँ पे ये 3 संख्याएं आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो इन तीनों में से देखा जाए तो सबसे छोटा पूर्णांक तो ये है -1। लेकिन अब ये सी और डी ऑप्शन में आप देखिए कि आपको और ऑप्शन दे रहा है, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि अब इनमें से भी कोई हो सकता है। यहां डी वाले ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर इन तीनों में देखना होता तो ये सबसे छोटा पूर्णांक होता, ठीक। और अगर पूछता धनात्मक पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक, तब तो आपको क्या मिल जाता, 1 मिल जाता, ठीक। और ये 0 प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। तो कई लोग 0 को लेके कंफ्यूज हैं, 0 नहीं होगा। यहाँ पे सबसे छोटा पूर्णांक अगर बोला जाए तो आपको -इंफिनिटी तक अगर आप जाते हैं, यहां तक आप आएंगे तो आपको छोटा पूर्णांक मिलेगा। और यहाँ पे ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही होगा, ठीक है। सबसे छोटे पूर्णांक इनमें से कोई नहीं है आपका, इधर आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा -इंफिनिटी तक, ठीक। तो ऑप्शन डी ये आपका सही हो गया। अब इसके बाद देख रहे हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 2 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। एक समबाहु त्रिभुज की यहाँ पे बात की जा रही है। समबाहु त्रिभुज आपको पता है, ऐसा त्रिभुज जो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती, मतलब ये एक है, ये एक है, तो ये भी एक है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप 3 दिया गया है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 है तो परिमाप कितना होता है, 3 गुणे भुजा होता है, क्योंकि सारे भुजाएं बराबर होती हैं। तो 3a
बराबर 3 है, a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3/3, यानी कि यही त्रिभुज है ही ये जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया यहाँ पे 1 धन 1 धन 1, ये 3 होगा परिमाप। तो यहाँ पे भुजा आपको मिल गया 1, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक, ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, भुजा कितना है, भुजा है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, और इसमें गुणा होगा तो मान यही आ जाएगा √3/4। और ये आपको यहाँ प्रश्न में देखिए मीटर छूट गया है, यहाँ पे मीटर आपको दिया गया है 3 मीटर, तो ये उत्तर जो आपका आएगा ये वर्ग मीटर में आ जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर में दिया गया है सब कुछ, तो √3/4 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या 3 है, निम्न में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड हो पूरा पूरा, और किसी दूसरी संख्या से नहीं। अब देखिए 8 जो है यहाँ पे 2 से कटता है, 4 से कटता है, तो ये तो भाज्य संख्या है। ठीक, और यहाँ पे देखिए 11, 2 और 3, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी केवल खुद से और 1 से कटता है, 3 भी केवल खुद से और 1 से पूरा पूरा कटता है, और 11 भी। और यहाँ पे देखिए 9 भाज्य है और यहाँ पे 6 भाज्य है। तो तीनों अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए, जहां पे तीनों अभाज्य संख्या है, तो वो ऑप्शन बी है 11, 2 और 3। ठीक, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तीनों ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो संख्या 4 है, परिमेय संख्या ऋण 3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब किसी संख्या का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, एक एक करके देखते हैं। देखिए योगात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसको दी गई संख्या में जोड़ दिया जाए तो मान 0 हो जाए। अब जैसे ऋण 3/4 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मान लेते हैं x होगा, तो x को अगर इसमें जोड़ें तो इन दोनों का मान जो है 0 हो जाना चाहिए, तभी x हमारा क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो अब x योगात्मक प्रतिलोम है क्योंकि जोड़ करके 0 हो जा रहा है, बराबर 0 के हमने दिखा दिया, और x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 3/4 उधर जाएगा तो धन 3/4 हो जाएगा, 0 में जुड़ेगा तो 3/4 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, यानी कि ऋण 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम कितना आ गया, 3/4। और किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो मान 1 के बराबर आ जाना चाहिए। यानी कि अगर ऋण 3/4 है, मान लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम y है, तो इन दोनों का जो गुणा हो वह अगर 1 के बराबर हो गया तो इस y को हम क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब इधर आप y को एक तरफ रखिए और 4 इधर जाएगा, 1 में गुणा होगा 4 हो जाएगा, और ऋण 3 ये हो जाएगा 4/ऋण 3, या इसी को लिख सकते हैं ऋण 4/3। ठीक, इस तरीके से। अब ये देखिए धनात्मक प्रतिलोम हो गया 3/4, 3/4 यहाँ ऑप्शन बी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, और ऋण 4/3 गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, तो ऋण 4/3 ये ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका 3/4 और ऋण 4/3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए धनात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ये आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, संख्या 5 है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखिए जहां x की घात होती है वह रेखीय समीकरण होता है, तो ये रेखीय समीकरण है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं दोनों पक्षों में, यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये भी रेखीय समीकरण। और यहाँ देखिए x की घात 2 है, तो ये रेखीय समीकरण नहीं है, ये द्विघातीय समीकरण है। और यहाँ भी देख रहे हैं x की घात 1 है, तो ये भी रेखीय समीकरण है। जो रेखीय समीकरण नहीं है ये यही ऑप्शन सी जो है ये आपका रेखीय समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसका ध्यान रखिएगा, नहीं जो है हर एक क्वेश्चन में जिसमें भी दिया रहता है थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो नहीं है वो हमारा सही होगा। ठीक, तो 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपने यहाँ पे कर लिए, उम्मीद है कि पांचों आपने सही सही कर लिया होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे छठवां आपका जो है प्रश्न वो है अति लघुत्तरीय प्रश्न, यहाँ से शुरू होते हैं। ये भी आपके एक एक नंबर के ही प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, धन पूर्णांक 4x ऋण 6, ये कोई धन पूर्णांक संख्या है। 4x माइनस 6 के ठीक बाद धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कोई भी धन पूर्णांक है, जैसे 4 एक संख्या है तो 4 के बाद संख्या कौन सी आती है, इसमें एक जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है 5। इसी तरीके से अब 4x माइनस 6 एक धन पूर्णांक है, इसके बाद वाली संख्या क्या होगा, 4x ऋण 6 में एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 4x माइनस 5। ये अगली जो हो जाएगी धन पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके ठीक बाद अगली जो धन पूर्णांक संख्या होगी वो कितनी होगी, 4x माइनस 5। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पे, ऋण 2/3 धन ऋण 4/5 ऋण 6/7 को सरल कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऋण 2/3, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए प्लस का गुणा यहाँ पे माइनस में होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो ऋण 4/5 और ये ऋण 6/7। अब देखिए 3 भिन्न है जो आपस में यहाँ पे घट रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको सरल करने के लिए हर समान करना होगा। हर समान करने में देखिए 3 अभाज्य संख्या है, 5 और 7, ये तीनों ही अभाज्य संख्या है। तो हर में क्या कर दीजिए, एलसीएम जब आपको लेना होगा तो तीनों का गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हर में हो गया। अब देखिए यहाँ पे अंश में 2 है, हर में 3 था, अब 5 गुणे 7 एक्स्ट्रा हो गया है तो ऋण 2 में आप गुणा कर दीजिए 5 गुणे 7। और यहाँ पे देखिए बटे में 5 था और 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गए हैं तो 3 और 7 से गुणा कर दीजिए। और इसके बाद आप देखिए तो हर में 7 था, तो अब 3 और 5 एक्स्ट्रा आ गए हैं तो यहाँ पे 6 में 3 गुणे 5। अब सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा -10 और -70, ये 4 3 12 और 12 7 84 84 और 18 18 25 90 -15 और 15 7 105। अब इसके बाद देखिए जोड़ लीजिए सबको, तो 90 और 70 ये हो जाएगा 160 और ये -84 कितना हो जाएगा, ये 244 -244 बटे 105, ये सरलतम रूप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंश को जोड़ेंगे तो -244 और हर में 105, ये उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 15 सेमी भुजा वाले वर्ग से 5 सेमी वाले भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से ये आपका कुछ वर्ग है और इसी तरीके से अगर इसको अलग अलग वर्गों में बांटना हो, ठीक है, फिर बराबर वर्गों में, तो इस तरीके से ये बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है कि 15 सेमी भुजा वाले वर्ग से 5 सेमी भुजा वाले वर्ग कितने वर्ग कटेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 15 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग हो जाता है 225, ये हो गया। और 5 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे हमको निकालना है संख्या, ये बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले कितने वर्ग बन सकते हैं। तो संख्या निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बस अब देखिए जितना एरिया रहेगा हमारे पास, जितना एरिया था उसी एरिया को तो हमने डिवाइड किया छोटे छोटे वर्गों में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बड़े वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है
225 में भाग होगा छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से, तो ये हो जाएगा 25 9 225, तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कि संख्या क्या आ जाएगी आपकी, संख्या बराबर लिखिएगा यहाँ पे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आपको संख्या मिल जाएगी 9। ठीक, तो इस तरीके से ये आप फिगर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं और ऐसे भी देख पा रहे हैं कि संख्या कितनी आएगी, 9 आएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या 9 है, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेमी बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। एक घनाकार बर्तन है, घन के आकार का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो समान है। अब बोला कि बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में बताइए, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इस घन का आयतन बराबर हो जाएगा कितना, घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, और यहाँ पे भुजा कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 और सेंटीमीटर क्यूब में उत्तर आएगा, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और हम जानते हैं कि जो 1 लीटर होता है वह बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको 1 लीटर भी लिख सकते हैं यहां से, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख देंगे 1 लीटर, यानी कि इस बर्तन में कितना पानी आया है 1 लीटर। ये आपके लिए बढ़िया प्रश्न एक एग्जाम्पल की तरह भी है कि 10 सेंटीमीटर का अगर घन है तो उसमें कितना पानी आएगा 1 लीटर पानी आएगा। देखिए एक जो होता है हर एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 1 लीटर यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, जो स्केल होती है पटरी आपकी होती है वो 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, तो 10 सेंटीमीटर लगभग आपकी इतना होगा, तो इतना लंबा और इतना ही चौड़ा, ठीक, और इतना ही ऊंचा इस तरीके से अगर बना दें, ठीक है, तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए, अब आपको अंदाजा भी हो पा रहा होगा, रियल लाइफ में भी आप ऐसे बर्तन देखे होंगे जिसमें 1 लीटर पानी आता है। अब इसके बाद देखते हैं संख्या 10 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में x प्लस वाई से गुणा कीजिए। तो सिंपल है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोनों के बीच गुणा हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 पद हैं, तो पहले इस वाले पद से x से पूरे में गुणा होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई इस वाले पद से पूरे में गुणा होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब सिंपली फिर x का गुणा पूरे तीनों पदों में होगा, तो x स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा x क्यूब, और यहाँ एक्स वाई में होगा तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये एक्स वाई स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए प्लस है तो निश्चिंत रहिए, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और वाई का गुणा होगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोई और पद नहीं है, तो एक्स क्यूब तो यहाँ पे ऐसे एडिजिट लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ये बचा है क्या वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये आपका उत्तर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है फॉर्मूला भी होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का इतना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को इतना लिख सकते हैं आप। ठीक, तो यहां से ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड कुछ चीजें यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग तो संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है,
किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेष एक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहीं पे मान लीजिए कि माना वह संख्या x है। अब देखिए आपसे प्रश्न में जो कह रहा है उसको समीकरण में बनाने का प्रयास करिए। बोला कि किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल एक है। अब किसी संख्या, ये संख्या हमने कितना माना x, संख्या के एक चौथाई, किसी संख्या का एक चौथाई निकालना है तो उसे 1/4 से गुणा कर दीजिए, यानी कि x का एक चौथाई कितना हो जाएगा, x/4, 4 से भाग कर दीजिए, एक चौथाई निकालना है तो। अब में से एक घटाने पर, इसमें से अगर एक घटा दिया जाए तो बोल रहा कि शेषफल कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है, यानी कि इसमें से अगर एक घटा दिया जाए तो इसमें क्या बच रहा है, एक बच रहा है, तो ये क्या हो गया, बराबर एक के हमने दिखा दिया। ठीक, इसमें से x/4 में से अगर एक घटा दिया जाए तो एक बच जा रहा है, यानी कि ये एक के बराबर होगा, तो बराबर एक के हमने दिखा दिया। और x/4 बराबर हो जाएगा, ऋण एक उधर जाएगा, एक में जोड़ेगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 से भाग है, इधर भेजेंगे बराबर के तो 4 से गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 चौक 8, यानी कि x का मान कितना आ गया, 8। x की वैल्यू यहां से आ गई 8। ठीक, तो इस तरीके से वह संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो इस तरीके से 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न आपने देख लिए जो आपको यहाँ पे एक एक नंबर दिलाएंगे। अब 11 प्रश्न आपके एक एक नंबर के पूरे होते हैं, इसके बाद आपका शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 नंबर के प्रश्न है, और ऐसे 7 प्रश्न 14 नंबर के प्रश्न, ये तो टोटल 25 नंबर आपको लेना ही लेना है। पूरा 25 आप अच्छे से करके आइएगा एग्जाम में। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। एक वर्गाकार बगीचा है जिसके चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक वर्गाकार बगीचा है जिसका जो है 51 मीटर, आप भुजा समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्ग सहित दे दिया 51 मीटर, तो 51 मीटर उस बगीचे का, और बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बनाया हुआ है। ठीक, तो 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का जो मार्ग हो जाएगा, मार्ग की चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 100 से भाग कर दीजिए तो ये आधा मीटर, हाफ मीटर हो जाएगा, या 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दिया है, ये जो वर्गाकार बगीचा है, वर्गाकार बगीचे की जो भुजा है ये पूरा 51 मीटर है, और यहाँ पे चारों ओर सड़क है। इस बगीचे के चारों ओर ये इस तरीके से सड़क है, और इस सड़क की चौड़ाई कितनी है, आधा मीटर। सड़क की चौड़ाई हाफ मीटर है, आधा मीटर है, तो आधा मीटर इधर आधा मीटर इधर निकल जाएगा, तो बीच में कितना बचेगा, बीच में बचेगा 50 मीटर। ठीक है, यानी कि जो अब बगीचे का क्षेत्रफल हमको निकालना है, बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा भुजा का वर्ग, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणे भुजा। तो बची हुई जो भुजा है, इधर देखेंगे 50 मीटर, और इधर भी देखेंगे आधा मीटर इधर निकल गया, आधा मीटर इधर निकल गया, तो ये भी 50 मीटर होगा। तो 50 मीटर गुणे 50 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 2500 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे रास्ता निकालने के बाद जो बचा हुआ बागीचा है उसका जो क्षेत्रफल होगा वह 2500 मीटर स्क्वायर होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 82/9। तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसा आपको वहां पे दो पदों का गुणा करने को दिया था, वहां पे क्या था, a³ प्लस b³, और यहाँ पे a³ माइनस b³। देखिए जो मान आपको दिया गया है वह x
स्क्वायर प्लस 1/x² का दिया गया है, यानी कि यहाँ x की घात 2 है और जिसका मान निकालना है उसमें x की घात 3 है और बीच में माइनस का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए x³ माइनस 1/x³ जो है इसको लिख सकते हैं x1/x का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ a का भी क्यूब लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 1/x का होल क्यूब, इसको हमने लिख दिया। अब ये किस रूप में हो गया, ये हो गया a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a² ab प्लस b²। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने अतिलघुत्तरी में जिसमें हमें दो पदों का गुणा करने को दिया था, वहां क्या था, वहां a³ प्लस b³ था। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यही फॉर्मूला यहां लगा दें तो क्या मान आ जाएगा। देखिए a की जगह है x और b की जगह है 1/x, ये हो जाएगा x² प्लस ab यानी कि x इंटू 1/x हो जाएगा और प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो 1/x² आएगा और ये हो गया x माइनस 1/x और x² प्लस 1/x² और यहाँ x से x कट गया तो प्लस एक मान बच जाएगा। इसको 1/x² को हम इधर ले आए हैं। अब देखिए x माइनस 1/x, x² प्लस 1/x² का मान पता है 82/9 प्लस 1, ठीक। ये यहाँ पे सॉल्व करिए आगे तो x माइनस 1/x और ये कितना हो जाएगा, हर 9 हो जाएगा और 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 91/9। ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे ये उत्तर आ जाता, लेकिन देखिए किसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। x माइनस 1/x की वैल्यू अगर हमको पता होती तो इसका वैल्यू अब तक निकल गया होता। तो क्या करिए, x माइनस 1/x का मान जो है अलग से निकाल लीजिए। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a² माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू x इंटू 1/x और b का प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/x² और ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² और x से x कटेगा -2 बच जाएगा। अब देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान कितना हो गया, x² प्लस 1/x² -2 और इसका मान हमको पता है तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 82/9 -2 x² माइनस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पे हर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 82 माइनस 9 दूनी 18, 18 घट जाएगा कितना आ जाएगा 64/9, ठीक। तो x माइनस 1/x का जो मान आ रहा है यहाँ से इसके होल स्क्वायर का वह कितना आ रहा है 64/9। तो x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा और 64 कितना होता है 64 8 का स्क्वायर होता है और ये 9 3 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा 8/3, ठीक है। दोनों स्क्वायर है, होल स्क्वायर करके 8/3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, हमने निकाल लिया x माइनस 1/x का मान कितना है 8/3, तो 8/3 और ये 91/9। अब गुणा कर दीजिए तो ये 8 का 8 और 8 9 72 तो 728/27 ये मान आ गया 728/27 इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से x² प्लस 1/x² का मान आपको दिया था और x³ प्लस 1/x³ का मान आपने निकाल लिया। देखिए सॉल्व तो इतना ही करना पड़ा लेकिन एक वैल्यू हमको अलग से निकालना पड़ा जिसके लिए अलग से इतना सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो अब ये वाले प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग
प्रश्न संख्या 14 है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, माँ की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो सबसे पहले यही है, हम मान लेते हैं माँ की वर्तमान आयु x है। माना माँ की वर्तमान आयु जो है वह x है, और क्या बोल रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जब माँ की 5 वर्ष कम है तो पिता की जो है 5 वर्ष ज्यादा होगी। यानी कि अगर माँ की x है तो पिता की x धन 5 होगी। तो यहां से लिख सकते हैं पिता की आयु x धन 5 होगी। अब इसके बाद 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो अनुपात था 5:6 था। तो अब यहीं पे लिखिए 10 वर्ष पूर्व, अब माँ की आयु कितनी रही होगी, आज x है तो 10 वर्ष पूर्व x-10, और पिता की आयु आज x धन 5 है तो x धन 5 में से 10 घटेगा तो x ऋण 5 बचेगा। ठीक, ये करके देख लीजिए, x धन 5 में से घटाइए 10 तो कितना बचेगा, x-5। ठीक, तो पिता के 10 वर्ष पूर्व आयु कितनी रही होगी, x-5। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों का अनुपात 5:6 था, तो इसका अनुपात लीजिए तो x-10 बटे x-5 बराबर आपको कितना दिया है, 5:6 को लिख सकते हैं 5/6। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 6 का गुणा होगा x-10 में और 5 में गुणा हो जाएगा x-5 के, ये हो जाएगा 6x-60 और ये हो जाएगा 5x-25। 5x को इधर ले आइए, जो चर पार्ट है उसको एक तरफ करेंगे, जो अचर है उसको एक तरफ, तो 6x-5x बराबर कितना हो जाएगा, 60 -25 पहले से है धन 60। अब ये हो जाएगा x इधर और इधर कितना हो जाएगा 35। यानी कि माता की जो वर्तमान आयु है वह हो जाएगी 35 वर्ष। ठीक, आज ये आपका निकल के आ गया 35 वर्ष, यही आपको निकालना था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर आप खुद को चेक करना चाहते हैं कि मैंने सही सोल्यूशन किया है कि नहीं, तो देखिए आज 35 वर्ष है माँ की आयु, तो 10 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 25। और जो पिता है यानी कि पति, तो उसका कितना रहा होगा, उसका इनके 5 वर्ष ज्यादा तो 30, तो 25/30 कितना आएगा अनुपात, 5:6। तो यही हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे सही सॉल्व किया है। यहाँ पे तो बिल्कुल आसानी से इस तरीके के प्रश्न आयु वाले आप कर सकते हैं। बस आपको देखना होता है किस काल खंड की बात हो रही है और क्या संबंध आपको दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मान लिया था, हमको जो दिया था, हमसे जो पूछ रहा था वो हमने यहाँ पे मान लिया जो हमसे पूछ रहा था, और उसके बाद जो दिया था उसके अकॉर्डिंग जो है दूसरी आयु पिता की आयु हो गई, और 10 वर्ष पूर्व की जो बात कर रहा था उसमें जो संबंध दिया था वो हमने यहाँ पे समीकरण के माध्यम से दिखा दिया और इसी समीकरण को हल कर दिया। ये हमारा उत्तर हमको मिल गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। अब समझिए इस प्रश्न को कि एक कमरे की जो लंबाई आपको दी गई है वह दी गई है 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर। अगर इसको पूरा सेंटीमीटर में ही बदल दें तो कितना हो जाएगा, 64 में गुणा होगा 64 में गुणा होगा 100 से, तो 6400 सेंटीमीटर धन 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6407 सेंटीमीटर। इसी तरीके से चौड़ाई जो आपको यहाँ पे दी गई है, चौड़ाई आपको दी गई है 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर आपका हो जाएगा 2000 और ये 2021 सेंटीमीटर, ये आपको
चौड़ाई मिल जाएगा। अब वह बड़ी से बड़ी टाइल आपको चाहिए, ठीक, जो लगाई जा सके बिना तोड़े। तो अब बिना तोड़े अगर लगाना है, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि अगर आपका कमरा जो है छोटा सा मान लीजिए इस तरीके से 4x2 का होता, ठीक, तो बड़ी से बड़ी टाइल जो बिना तोड़े वर्गाकार लग सकती थी वह क्या लग सकती थी, 2 लंबाई आप ले लेते और 2 चौड़ाई ले लेते, तो ये आपका वर्गाकार टाइल एक इस तरीके से लग जाता, ठीक है, 2x2 का। इस तरीके से ये 2x2 की वर्गाकार टाइल हो जाती है और ये भी 2x2 की। तो ये आप कैसे निकाल पा रहे हैं, ये आप निकाल पा रहे हैं ऐसे कि जो लंबाई है उसको डिवाइड करने वाली संख्या और जो चौड़ाई है उसको डिवाइड करने वाली भी पूरी पूरी संख्या हमको चाहिए। यानी कि हमको वो संख्या चाहिए जो 6407 सेंटीमीटर को पूरा पूरा डिवाइड करे और 2021 सेंटीमीटर को भी पूरा पूरा डिवाइड करे। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करती है वो संख्या क्या होती है, बड़ी से बड़ी और इन दोनों संख्याओं की भाजक। ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6407 और 2021 का मासा निकालेंगे। अब मासा भाग विधि से निकाल लेते हैं, तो 2021 से भाग देंगे 6407 में, तो देखिए 2 और 2000 और 6000 होता तो कितनी बार जाता, 3 बार जाता, तो 3 बार यहाँ भी जाएगा क्योंकि ये 6400 है, बड़ी संख्या है, तो 3 बार जाएगा। 3 से गुणा करिए, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6 और 3 शून्य 0 और 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा आपका कितना, घटाइए तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4 और यहाँ पे 3 और ये 0, 344 बच गया। अब इस 344 से हम भाग देंगे किसमें, इससे पहले जो भाजक है 2021 में। तो अब देखिए कितनी बार जा सकता है, 300 और 2000 होता तो 3 छक 1800, 6 बार जाता, लेकिन 44 भी है साथ में, तो ये 44 जो है 6 बार में 6 चौक 24, 200 से ज्यादा चला जाएगा, तो 5 बार तो कंफर्म जाएगा, 6 बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 5 चौक 20, हासिल लगा 2 और 5 चौक 20 और 2 22, फिर हासिल लगा 2 और 5 या 15 और 15 और 2 17, 1720 और ये 1 0 3 301, कितना बच गया, 301, 301 ये आपका शेषफल हो गया। तो अब इस 301 से हम भाग देंगे 344 में, 301 से भाग दीजिए 344 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा और ये हो जाएगा 301 और बच कितना जाएगा, 3 और 4 43 और इस 43 से भाग दीजिए अब 301 में, तो कितनी बार जाएगा, ये देखिए ये जाएगा लगभग 7 बार, तो 7 त्रिक 21, हासिल लगा 2 और 7 चौक 28 और 2 30, 301 पूरा पूरा देखिए 7 बार में कट गया। जहां पूरा पूरा कट जाता है शेषफल कुछ नहीं आता है, वहां पे जो भाजक होता है यही आपका मासा होता है। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, 43, यानी कि 43 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 6407 और 221 को पूरा पूरा विभाजित करेगी। पूरा पूरा विभाजित करेगी तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसी साइज का हमारा टाइल होगा तो हमारा जो है बैठ जाएगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 43 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल लेते हैं तो ये पूरा जो है लंबाई में भी बैठ जाएगा और चौड़ाई में भी बैठ जाएगा, और 43 बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जो है ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 43 वह बड़ी से बड़ी भुजा होगी टाइल की जिसके द्वारा जो है कमरे में टाइल लगाई जाएगी और टाइल को तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 43 43, और ये 43 सेंटीमीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि
हमने सेंटीमीटर का यहाँ पे मासा लिया है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न समझ गए होंगे आप बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया गया 154 वर्ग मीटर और पाई है 22/7 और त्रिज्या आर कितना है यहाँ पे वो हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर को एक तरफ रख लीजिए और बाकी 7 इधर जाएगा, 154 में गुणा हो जाएगा क्योंकि इधर भाग में था, और 22 इधर गुणे में था, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। अब देखिए 22 11 से कटता है और 154 भी कट जाएगा, 1 और 4 14 बार में, और 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में, यानी कि बचा कितना, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा 7। आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, तो आर बराबर 7 हो गया। आर का मान आ गया कितना, 7 मीटर, त्रिज्या आ गया 7 मीटर। और आप से पूछ रहा है व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है 2r, ये हो जाएगा 14 मीटर। व्यास का मान कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो बहुत ही आसान प्रश्न आपको 2 नंबर में दिया, देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये 2 नंबर आप यहाँ पे प्राप्त कर लेते। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है, 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा है। अब जहां बड़ा ब्रैकेट आपको इस तरीके से खुला हुआ दिखे, अब देखिए लास्ट में बड़ा ब्रैकेट कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे अंत में है। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, तो ये चीजें जितनी हैं ये बड़े ब्रैकेट के बीच हैं। और इसके बाद देखिए एक बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, 121 में भाग हो रहा है, और किससे हो रहा है, एक ब्रैकेट से, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है 11 गुणे 11, और फिर माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट -4, फिर माइनस छोटे ब्रैकेट में क्या हो रहा है 3 माइनस 8 माइनस 1 के ऊपर देखिए ये बार लगा हुआ, रेखा खींचा हुआ है। ठीक, तो अब इसको सरल करना है, किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा। तो प्रियोरिटी क्या होती है सॉल्व करने की, सबसे पहले जो है ये जो बार लगा है उसको सॉल्व करते हैं, फिर छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, छोटे ब्रैकेट में जो चीजें होती हैं, फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जो कि यहाँ है नहीं, और फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और भाग गुणा जोड़ घटाना, ये इस तरीके से प्रियोरिटी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सॉल्व होगा और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो यहाँ पे 112 माइनस बड़े ब्रैकेट में 121 भागा छोटे ब्रैकेट में 11 गुणे 11 भागा 11 गुणे 11 माइनस -4 -3। अब देखिए 8 माइनस 1 7, तो ये -7 यहाँ लिख दीजिए और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, अब इसके बाद देखिए 112 माइनस 121 भागा, अब जितने भी छोटे ब्रैकेट हैं उनको आप सॉल्व करिए। तो देखिए 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121, तो ब्रैकेट में हो गया 121। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट छोटा वाला आप खोल सकते हैं क्योंकि ये केवल जो है आपका चिन्ह को छुपाने के लिए लगा हुआ है, -4, और यहाँ बाहर भी माइनस है तो माइनस का माइनस गुणा होगा तो +4 हो जाएगा, और -3 -7 कितना हो जाएगा -4, बड़ा ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए 112 माइनस 121 भागा, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, 121 से भाग होगा यहाँ पे -4, और माइनस इंटू माइनस +4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 112 माइनस बड़े ब्रैकेट में हो क्या रहा है, एक जगह भाग हो रहा है, दो जगह जोड़ हो रहा है, तो पहले क्या करेंगे भाग, तो 121 में 121 का भाग होगा, कितना आ जाएगा 1, और 4 धन 4 कितना 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 112 माइनस 1 धन 1 9, 1 धन 8 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 103, यानी कि मान आ जाएगा यहाँ से आपका 103। ये आप सरल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 103। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार ग्राम में नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे
जैसे कोई टोकरी है जिसमें 100-200 कुछ भी संतरे रखे होंगे और उसमें से संतरा निकाला गया, उसको वेट किया गया, तौला गया, तो वह कितने ग्राम का निकला? 45 ग्राम का। ठीक है, उसको अलग रख दिया। इसी तरीके से दूसरे संतरे को तौला गया तो 55 ग्राम का, तीसरे को 30, फिर चौथे को 75 ग्राम, फिर 40 ग्राम, 60 ग्राम, इस तरीके से 30 संतरों को तौला गया। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ग माप 10 लेकर के टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पे हमको बारंबारता सारणी बनाना है और वर्ग अंतराल 10 लेना है और टैली चिन्ह भी दिखाना है। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन संख्याओं को एक क्रम में लगा लेंगे। क्रम में लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन जो है, कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है। ठीक, तो अब सबसे पहले क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटी संख्या आप खोजिए। तो सबसे छोटा जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, देखिए इसको पहले आप दहाई के अंक को देखा करिए। तो दहाई का अंक देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो अब यहाँ पे दहाई का अंक जो सबसे छोटा है वह 3 है। ठीक, और उसके बाद इकाई का अंक 0। 30 जो है सबसे छोटा दिख रहा है, 30 यहाँ पे सबसे छोटा जो हमको दिख रहा है वह कितना दिख रहा है? 30। और 30 कितनी बार आ रहा है? 3 बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 3 बार 30 यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए, 30 के बाद 31, 32, 33, 34 और 35 देखिए यहाँ पे एक बार आ रहा है। ठीक है, तो एक बार 35 लिख लीजिए। और 35 के बाद देखेंगे 36, 37, 38, 39, 40। 40 यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 40 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आपको 40 यहाँ पे मिल रहा है। तो 3 बार 40 लिख लीजिए। इसके बाद 40 के बाद जो है आपको यहाँ पे 41, 42, 43, 44 अब 45 मिल रहा है। 45 लिखिए। एक बार, 2 बार, 3 बार, 45 भी कितनी बार आ रहा है? 3 बार। अब इसके बाद देखिए, 45 के बाद आपका 46, 47, 48, 49 नहीं है, 50 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक बार, और 50 जो है नहीं है। तो 50 एक बार लिख लीजिए। 50 के बाद अब यहाँ पे 55 आपको देखने को मिलेगा। तो 55 एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ, 2 बार हो गया और ये 3 बार। 3 बार आपको 55 देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद देखिए, 55 के बाद 60 देखिए। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 60 हो गया। 3 बार 60 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, 60 के बाद क्या आएगा? 65। 65 एक बार यहाँ पे आपको दिख रहा है और 2 बार, 2 बार जो है 65 आया हुआ है। तो 2 बार 65 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 70। तो 70 जो है एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। 70 आपका 5 बार आया हुआ है। 70 को 5 बार लिख दिया। इसके बाद देखिए, 70 के बाद 75, यहाँ एक 75 बचा है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा। 75 4 बार। इसके बाद देखेंगे 75 के बाद जो है 80 आ रहा है। यहाँ पे एक ही संख्या बची है 80, ये एक और ये 2, 2 बार 80। तो अब एक बार क्रम से हमने लगा लिया जब, तो यहाँ पे देख लेंगे कि जितनी संख्याएं दी गई थी, 30 संतरे हमको दिए गए थे, 30 हैं कि नहीं। एक बार क्रम से जब हमने लगा लिया है तो 3, 2, 5 और ये 3, 2, 5 ये आपका 10 हो गया और ये 4, 14, 15 और इसके बाद ये 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 5, 30। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने 30 संख्याओं को क्रम से लगा लिया। अब हमको क्या
वर्ग अंतराल जो है, वर्ग माप 10 लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए वर्ग अंतराल। अब देखिए 30 से शुरू हो रहा है, संख्याएं जो हैं 30 से शुरू होकर के 80 तक जा रही हैं। तो अब जब हमको वर्ग अंतराल 10 रखना है तो हम चाहे तो 30 से शुरू करके यहाँ पे और 30 को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो उससे पहले से शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहां से हम अब क्या 30 से ही शुरू कर लेते हैं। तो पहला वर्ग अंतराल जो हो जाएगा हमारा 30 से 40 का हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा 40 से 50 का, फिर 50 से 60 का, फिर 60 से 70 का, फिर 70 से 80 का, और 80 को लाने के लिए हमको अगले में लेना पड़ेगा 80 को, तो 80 से 90 का। अब देखिए, अब हमको क्या लिखना है, हमको बारंबारता और टैली चिन्ह भी यहाँ पे लिखना है। तो टैली चिन्ह और बारंबारता। देखिए 30 से 40 के बीच कितनी संख्याएं आई हैं, और 30 को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो 40 को नहीं करेंगे। तो 30 हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो 30 3 बार आया है और 35 एक बार आया, और 40 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हमको कितनी संख्याएं मिल रही हैं, 4। तो 4 टैली चिन्ह दिखाने के लिए तो 4 ऐसी लाइन खींच दीजिए, और बारंबारता कितनी लिख दीजिए, 4। ठीक, ये हो गया आपका वर्ग अंतराल 30 और 40 के बीच में 4 संख्याएं हमको मिल गई, ये चारों। ठीक, इसके बाद देखिए 40 से 50 के बीच में, तो 40 3 बार और 45 3 बार, और 50 को नहीं इंक्लूड करेंगे तो 6 बार। तो टैली चिन्ह कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 बार, और ऐसे खींच देंगे तो 5 हो गया, और एक लाइन खींच दिया तो 6 हो गया। ठीक, ये हो गया आपका टैली चिन्ह और बारंबारता 6। फिर 50 से 60 देखिए, 50 एक बार और 55 आपका 3 बार। ठीक है, तो ये भी 4 आ गया, 1 2 3 4, बारंबारता कितनी हो गई, 4। 60 से 70, 60 3 बार, 65 2 बार, 70 को नहीं लेंगे तो 5 बार। इस बीच आपका बारंबारता, ये टैली चिन्ह इस तरीके से ये 5 बना दीजिए और बारंबारता 5। इसके बाद देखिए 70 से 80, तो 70 आपका आया है 5 बार और 75 आया है 4 बार, तो यहाँ बारंबारता आपकी हो जाती है 9। और टैली चिन्ह कैसे, 1 2 3 4, ये 5 1 2 3 4। इसके बाद देखिए आपका 80 से 90, तो 80 2 बार आ रहा है, तो 2 लाइन खींच दीजिए और बारंबारता 2 दिखा दीजिए। अब यहाँ पे बारंबारता का भी जोड़ करने पे आपको कितना मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 30। तो 4 6 ये हो जाएगा 10, 14 5 19, 19 और 9 ये हो जाएगा 28, 28 और 2 30। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे इस तरीके से ये आपका सारणी बन जाएगा, जो आपको बारंबारता सारणी यहाँ पे बनानी थी वर्ग अंतराल 10 रखते हुए। तो इस तरीके से ये बना लोगे आप, आसान है लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 30 आंकड़े हमको लेकर के चलने हैं, और इस तरीके से ये आपकी सारणी बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से सभी प्रश्न समझ पाए होंगे, जो भी आपके गलत हो रहे होंगे। कितने प्रश्न आपके, कितने नंबर के प्रश्न जो हैं आपके सही हुए हैं, कितना नंबर 25 में आपको मिल रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो आपके खुद से सही हो रहे हैं वो नंबर कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना काम करिए ताकि सभी लोग जो हैं जुड़ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए। उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। और इसी तरीके से सभी विषय जो है यहाँ पे पढ़ा दिए गए हैं, सेकंड सेमेस्टर के सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, तो हमारे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सभी टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्राप्त कर सकते हैं। राजन पॉन सीरीज का पूरा सोल्यूशन, राजन पॉन सीरीज का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट करिए।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।